हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9th में हम जीवन की मौलिक इकाई नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कक्षा छोटी क्लासों में आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निश्चित पढ़ा होगा। आपको वहां आपके सर ने, आपके टीचर ने ये जरूर बताया होगा, हमारे शरीर में एक शक्ति ग्रह होता है, एक पावर हाउस होता है, एक बिजली घर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये हमारे शरीर में बिजली नहीं बनाता। ये नहीं है कि बिजली बनाता है इसलिए बिजली घर कहते हैं। बिजली घर का मतलब इससे है कि हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है, जितनी भी ताकत होती है, जितनी भी शक्ति होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित होती है और उसे बाद में उससे ग्रहण कर लिया जाता है, बाद में ले लिया जाता है जब भी हम कोई आवश्यक कार्य करते हैं तब। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। इस तरह की संरचना होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। इसका ये वाला भाग तो कहलाता है बाह्य झिल्ली। ये क्या कहलाती है? बाह्य झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन। और ये है इनर मेम्ब्रेन, यानी कि भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली। इसके अंतर्गत मैट्रिक्स भरा होता है। क्या भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। और यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनको क्रस्टी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। इस तरह की ऐसे इन पे सब पे पाई जाती है ये संरचनाएं होती हैं, ये क्रस्टी कहलाती हैं। तो देखो आप, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर की कोशिका का एक शक्ति ग्रह होता है, एक बिजली घर होता है, एक पावर हाउस कहलाता है। ठीक है। इसमें ये बाहरी लेयर हो गई, बाहरी झिल्ली हो गई। बाहरी झिल्ली में छिद्र पाए जाते हैं, ये छिद्रयुक्त होती है जो बाहरी झिल्ली होती है। और आंतरिक जो झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली ये वलय युक्त होती है। ऐसे वलय होते हैं इसमें, ऐसे वलयों से निर्मित होती है जो आंतरिक भित्ति है। वलयों से निर्मित होने के कारण ये जो वलय होते हैं ये ही एटीपी के लिए ऊर्जा का जो सिस्टम होता है, एटीपी बनाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनके क्षेत्र को यही वलय बढ़ाता है। वलय जो है उसके एटीपी बनाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके क्षेत्र का विस्तार करता है, उनके क्षेत्र को बढ़ा देता है। आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को जो है शक्ति ग्रह कहा जाता है। उसके पीछे कारण है। होता क्या है हमारे शरीर में, या ये कहिएगा हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जब एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये एटीपी के रूप में, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा का जब निर्माण होता है तो यह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संचित कर दी जाती है, इकट्ठी कर दी जाती है। जब भी हम कोई आवश्यक कार्य करते हैं तो आवश्यक कार्य करने के लिए जो ऊर्जा होती है वह हमें एटीपी से प्राप्त होती रहती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और,
माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका का एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसमें खुद का डीएनए होता है और खुद का अपना क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। अपना खुद का राइबोसोम और अपना खुद का डीएनए होता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है बच्चों, तो आप चाहें तो ये चित्र बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपकी बुक में दे नहीं रखा, तो देख लो आप, रहने दीजिएगा। लिखें आप माइटोकॉन्ड्रिया, हेडिंग डालें और हेडिंग डाल के अंडरलाइन करके तीर का निशान लगाएं। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या शक्ति गृह, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है, पुनः सुन लें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। चित्र में देख लो आप, कितनी झिल्लियों से बनी है, ये दोहरी झिल्ली से निर्मित है या नहीं है। ये तो हो गई इसकी बाहरी झिल्ली, जिसे ये तो हो गई आउट मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। देखो आउट मेम्ब्रेन जो होती है तो छिद्रयुक्त होती है, छिद्रयुक्त संरचना होती है ये, और जो आंतरिक झिल्ली होती है इनर मेम्ब्रेन, ये आपको नजर आ रही है, इसमें वलय पाए जाते हैं, वलित होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, या ये लिख लीजिएगा यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है, यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है, यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है, दोहरी झिल्ली से बनी होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली बोलो कैसी होगी, बाहरी झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र। तो लिख लो बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, और भीतर वाली झिल्ली कैसी होती है, वलित है या नहीं है। तो अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, वलय। जिसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली वलित होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली वलित होती है। आंतरिक झिल्ली वलित होती है। अच्छा, ये आंतरिक झिल्ली वलित क्यों होती है, मैंने ये भी आपको बताया कि ये वलय क्यों पाए जाते हैं। यहां क्या होता है, एटीपी बनाने वाले जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनसे एटीपी का निर्माण होता है, ये वलय उन रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र का विस्तार करते हैं, उनके क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा वलित होती हैं। इस तरह की संरचना होती है, ये अंदर की जो संरचना होती है ऐसे होती है। इस तरह की संरचना मतलब बहुत ज्यादा वलय पाए जाते हैं इसमें। ये एटीपी बनाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके क्षेत्र को बढ़ा देता है, ये कौन, वलय। इसलिए ये वलय आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। लिख सकते हैं आप, इसके नीचे स्टार लगा के लिखो, ये वलय क्या करते हैं, लिखो ये वलय एटीपी बनाने वाली, ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं, ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं।
बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं, रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक मिनट, आप सब पर डे खाना खाते हो, खाना खाने के बाद भोजन का पाचन होता है, पाचन के बाद जो आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब ये जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इकट्ठी हो जाती है, संचित हो जाती है। और जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह ऊर्जा हम एटीपी से ले लेते हैं। जैसे समझो आपके पास पैसा ज्यादा हो गया, आप उस पैसे को बैंक में जाकर जमा करवाया है। जब आपको पैसे की आवश्यकता होती है तो हम बैंक जाकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो ऊर्जा बनती है वह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी होती रहती है। और जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते समय जो ऊर्जा होती है वो हम जब हमारी खर्च हो जाती है तो एटीपी से उस ऊर्जा को वापस ले लिया जाता है, जिससे हमें कार्य करने में ताकत, मतलब हमें क्या कहते हैं, ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, तो आगे लिखें आप इसे, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, वहीं लिख लो आप नीचे एटीपी लिखकर, ऐसे एटीपी के सामने लिख लो, एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये लिख लो यहीं। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म लिख लो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख लिया होगा, इसके नीचे स्टार लगाएं और स्टार लगा के लिखें एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर, आगे इसी में आगे लिखो, शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने, नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक ऊर्जा के लिए, नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक ऊर्जा, या ये कहिएगा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी से संचित ऊर्जा का, जो एटीपी के पास इकट्ठी हो रही है ऊर्जा, एटीपी से संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। पुनः सुन लें, शरीर नए रासायनिक यौगिकों के निर्माण के लिए या उन्हें बनाने के लिए, एक ही बात है, बनाने के लिए तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी से संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं या किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा के लिए एटीपी से संचित ऊर्जा का उपयोग
किया जाता है या की करते हैं। ठीक है। और एक विशेषता क्या बताई थी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की? माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिका का अंग है जो अपना स्वयं का क्या रखता है? डीएनए रखता है, और अपने स्वयं का क्या रखता है? राइबोसोम रखता है। ठीक है, तो नीचे लिखो स्टार लगाकर, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जो स्वयं अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जो स्वयं अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है, अपना डीएनए व राइबोसोम रखता है, राइबोसोम रखता है। ठीक है भाई, क्या लिखा आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? मैंने बताया क्या है ये? कोशिका का बिजली घर, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस, ये इसकी संरचना है। आप अगर चित्र बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, मैं दोबारा इसे बना देता हूं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाना चाहते हैं तो चित्र बना सकते हैं, इस तरह से बना लें। ये अंदर आपको वलय बनाने हैं ऐसे, क्योंकि ये आंतरिक जो इसकी झिल्ली होती है वो वलित होती है, ऐसे बना लें आप इसे। ये कहलाएगी इसकी बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। ये वाली झिल्ली जो है ये कहलाती है इसकी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ये वलय है, और इसके अंदर जो उभरा होता है द्रव उसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इस पर क्रिस्टी नामक एक संरचना ऐसे पाई जाती है। सब जितने भी वलय हैं सभी वलयों पर होती है ये, तो ऐसे ही यहां होगी। तो इनको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी। बना लें आप इसे। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई आपकी, माइटो बना लीजिएगा चित्र ये।
हाँ भाई, बना लिया होगा आपने चित्र, इससे बना लिया होगा। ये जो कृष्टि मैंने बनाए, ये जितने भी अंदर की तरफ जैसे ये वलय बन रहे हैं ना, ये सब पर हैं बेटा। ये जितने भी कृष्टि है, मैंने एक ही दो में दिखाए हैं, ये सब में इसलिए नहीं दिखाए, चित्र थोड़ा सा बिगड़ जाता अगर इन्हें अपन सब में ही बनाते। तो ये सब में ही होते हैं जितने भी कृष्टि जो संरचना है, ठीक है। अब इससे बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड, देखिए बेटा, ये ओनली पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है। प्लास्टिड जो संरचना है ये ओनली प्लांट सेल जो होती हैं, प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें पाई जाने वाली विशेषता है। प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल की विशेषता है, यानी कि केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और जो एनिमल कोशिकाएं होती हैं, यानी कि एनिमल जो सेल्स हैं उनमें यह एब्सेंस होता है। ओनली पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट सेल्स हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये दो प्रकार से हैं, दो प्रकार की हैं। एक तो होती हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होते हैं, ये ऐसे प्लास्टिड हैं जो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है ये श्वेत या रंगहीन होते हैं, कलरलेस, श्वेत या रंगहीन होते हैं। मैं बात करूं हमारे क्रोमोप्लास्ट की तो ये रंगीन है। इन्हीं में पाए जाने वाला एक वर्णक है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। यह क्लोरोप्लास्ट वर्णक जो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही जिम्मेवार वर्णक होता है, बहुत जिम्मेवार कारक होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधों में पाई जाने वाली जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उस प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कारक होता है। यदि पेड़ पौधों की पत्तियों में हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो उनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट ना होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं हो सकती। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी कारक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग डालें, लिख लें प्लास्टिड। प्लास्टिड 1 घंटे तक वेट किया था आपका, फिर बरसात की वजह से हम समझ गए आप आया नहीं रहे। हाँ भाई, हेडिंग डालें प्लास्टिड और लिखें इसमें ये केवल पादप कोशिकाओं की विशेषता है, यह केवल पादप कोशिकाओं की विशेषता है। केवल पादप कोशिकाओं की विशेषता है। स्टार लगाएं नीचे और स्टार लगा के लिखें प्लास्टिड्स या प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, मैंने लिख रखा है। नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट और नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लें। 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट और नंबर 2 है ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। लिख लिया होगा। नंबर 1 डाल लें अब आप, क्रोमोप्लास्ट। थोड़ा थोड़ा सा लिख लें, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं, कलरफुल। रंगीन का मतलब रंगहीन नहीं, रंगीन, कलरफुल। ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं, ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं, ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं। आगे लिखो, जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, 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 उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बोर्ड पे लिख रखा है क्लोरोप्लास्ट, ये रहा, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बताओ क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? मैं अभी बता रहा था, पौधों में पाई जाने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके लिए उत्तरदायी कारक होता है, उत्तरदायी प्लास्टिक है। लिख लो आप। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए, पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। आवश्यक है, ठीक है बेटा। और सुन लो, क्लोरोप्लास्ट के अलावा देखो, जो प्लास्ट है, इसमें ये जो तुम्हारे वर्णक होते हैं, इन वर्णकों में क्लोरोफिल जो होता है, इस क्लोरोफिल तो हरे रंग का वर्णक होता है, इसके अलावा इसमें नारंगी रंग के और तुम्हारे पीले रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लो आप यहाँ नीचे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के कोष्टक में लिख लेना हरा रंग, क्योंकि क्लोरोफिल का कैसा रंग होता है? हरा रंग। क्लोरोप्लास्ट में पर्ण हरित, या ये लिख लीजिएगा हरित लवक, या क्लोरोफिल के अलावा, क्लोरोफिल के कोष्टक में हरा लिख लेना, के अलावा नारंगी और पीले रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा, क्लोरोफिल के कोष्टक में लिख लेंगे आप हरा रंग, ठीक है, के अलावा पीले रंग के और नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। भाई क्लोरोफिल जो होता है ये तो हरे रंग का वर्णक होता है, इसके कारण तो पत्तियों का जो कलर होता है वो हरा होता है। इसके अलावा इसमें पीले रंग के और नारंगी रंग के जो वर्णक होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे नंबर 2 पर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कैसा होता है बताओ? श्वेत या रंगहीन वर्णक। ये प्लास्टिड कौन सा है? श्वेत या रंगहीन प्लास्टिक है। लिख लें आप, ये श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड होता है। रंगहीन, श्वेत या रंगहीन प्लास्टिक होता है या प्लास्टिड होता है। यह प्राथमिक अंगक है जो, आगे लिखो, यह प्राथमिक अंगक है जो
प्राथमिक अंगक है जो स्टार्च कॉमा तेल, स्टार्च कॉमा तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित रखता है। स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित रखता है, संचित रखता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये आपके प्लास्टिड वाला टॉपिक हो गया कि प्लास्टिड्स क्या हैं। ये पहली विशेष बात तो क्या हो गई, ये पादप कोशिकाओं की विशेषता हो गई, यानी कि एनिमल्स जो सेल्स होती है उनमें ये एब्सेंस होता है। दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट की मैं बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक जिस क्रोमोप्लास्ट में होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? श्वेत या रंगीन होते हैं। ये क्या है? प्राथमिक अंगक है। कैसे प्राथमिक अंगक है? जिनमें तेल और स्टार्च और प्रोटीन जैसे जो पदार्थ हैं वो इकट्ठे रहते हैं, संचित रहते हैं। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आप आज तक ऑनलाइन क्लास में विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। अब अगले दिन से यानी कि आगे से, कल से आप और हम ऑफलाइन क्लास में एक दूसरे के साथ अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।